हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में। हम पिछले क्लासेस में कलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें कलिजन थ्योरी में क्या हुआ था कि उसको क्लासिकल मैकेनिक्स यूटिलाइज किया गया था, मगर जब जब हमारा क्वांटम मैकेनिक्स इवॉल्व हुआ तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी हमने इवॉल्व किए और देखते हैं ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहता है कि रिएक्शन को उसका मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, इसका पहला स्टेटमेंट बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बाइमोलिकुलर रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स A2 एंड B2 प्रोग्रेसेस थ्रू ए फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब कोई भी रिएक्शन हो, मतलब अगर कोई बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर मैं A2 और B2 दो मॉलिक्यूल लिया हूँ, इसमें जो वो बोल रहा है कि अगर A2B2 रिएक्शन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनके बीच पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है और व्हिच देन डिकम्पोजेस टू यील्ड प्रोडक्ट, वो बाद में डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बनाता है। मतलब इसको अगर देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन पे, देखिए A2 ये है, ये B2 है, ये अगर रिएक्शन करता है तो ये इक्विलिब्रियम में होकर एक A2B2 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर हैश लगाया हूँ। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को लिखने का तरीका है, गिव्स राइज टू 2AB। मतलब ये जो प्रोडक्ट हमको मिला वो यहाँ से मिला, ना कि यहाँ से डायरेक्ट मिला। मेरे बात समझ रहे हैं? अगर उसको थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, देखिए कि ए ये तो बॉन्डिंग था, अभी बी में का अंदर भी बॉन्डिंग था, तो उसके बाद उनके अंदर रिएक्शन हुआ और रिएक्शन में क्या हुआ कि ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। देखिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि कोई भी बॉन्ड, देखिए इसमें क्या होता है कि ए का बीच में बॉन्ड टूटता है और बी का बीच में बॉन्ड टूटता है और ए का बीच में बॉन्ड बन जाता है। वैसे ही हमको मिलेगा क्या, AB मॉलिक्यूल्स मिलेगा। मगर यहाँ पर क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, ये टूटने लगता है ये बॉन्ड और ये बनने लगता है। ये बॉन्ड उसी समय टूट रहा है और ये इसी समय बन रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसका एनर्जी बहुत हाई होता है, इसका एनर्जी बहुत हाई होता है। और कभी कभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की भी थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट भी बुलाया जाता है, आप कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होता है, तो ये टोटल बन जाता है, ये भी टोटल बन जाता है और यहाँ से ये रिएक्शन जो ये बॉन्ड है पूरा टूट जाता है। देखिए अभी देख लेते हैं कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं उसी को थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकल देखने से हमको और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, वही रिएक्शन का इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ एनर्जी का ग्राफ खींचूंगा। देखते हैं वो ग्राफ कैसे दिखता है। देखिए पहले यहाँ से अगर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ये रिएक्टेंट उसका एनर्जी ऐसे बढ़ता गया और ये एक पीक पहुंचा और बाद में क्या हुआ और ये प्रोडक्ट बना और ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये जो यहाँ पर एक सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ ये पीक पे है, उसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलेंगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसमें जितना एनर्जी लगता है, ये बनने में जितना एनर्जी लगता है उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे और इसको डिनोट करते हैं ये, मैं आपको पहले बता चुका। ये वाला आपको पूरा समझ में आ गया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। और ये रिएक्टेंट को इस एनर्जी जो बैरियर है ना उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ इस टाइप का कि उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर है इसको भी कभी कभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट, मतलब वही चीज है, उसमें कोई कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है।
चलिए उसका नेक्स्ट, चलिए देखते हैं इरिंग इक्वेशन क्या है। देखिए इरिंग इक्वेशन है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी हमने पढ़े हैं उसी का एक थर्मोडायनेमिकल फॉर्मूलेशन है। तो उसका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए कंसीडर ए सिंपल बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें ए और बी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ए बी मिलके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो जिस रेट पे वो एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रहते हैं। तो ये जो के है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये फिर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बना वो फिर प्रोडक्ट बनेगा, और किस रेट पे बनेगा, ये K2 रेट पे बनेगा। चलिए मेरे बात समझ रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसलिए मैं स्टार मार्क किया हूँ क्योंकि ये जो पूरा प्रॉब्लम है इसी छोटा सा कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। देखिए ये जो कंसेप्ट है, देखिए यहाँ से जब ये जो बना तो यहाँ से क्या होगा, इसका ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा कि उसका जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा वो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट होगा, और उसी से ही हमको इसी K2 को हम पता कर सकते हैं। और ये K2 ही निकालना हमारा किस रेट पे ये बन रहा है उसको हम चाहिए, और यहाँ से उसका एक जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे वो कन्वर्ट होगा, वो कितना रेट पे कन्वर्ट होगा हमको कैसे मालूम करते हैं। देखिए मैं वही बात यहाँ पर लिखा हूँ, इन ए बी हैज वन वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज बिकम ए ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ उसका एक वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल हमको पता करने के लिए क्या करना होगा कि आपको पता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एनर्जी कितना होता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एनर्जी होता है, एक्चुअली अगर पूरा मॉलिक्यूल का लेते हैं nRT होता है, और पर ए सिंगल मॉलिक्यूल का क्या होगा, RT डिवाइडेड बाई Na होगा, RT डिवाइडेड बाई Na होगा। तो RT डिवाइडेड बाई, क्योंकि मैं सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहा हूँ, अगर पूरा मॉलिक्यूल के लिए आप निकालेंगे तो RT होगा, तो मैं सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहा हूँ तो RT डिवाइडेड बाई Na होगा, इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Na होता है Kb। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और हम क्या करेंगे कि देखिए ये भी एक एनर्जी है, ये जो Kbt हमारा निकला ये भी एक एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से हम जाने थे एनर्जी का इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू एच न्यू है। तो मैं यहाँ पर वही बात लिखा हूँ, फ्रॉम PQT लिख दिया हूँ कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी E इक्वल टू एच न्यू। तो इस एच न्यू को मैं Kbt के साथ इक्वल कर सकता हूँ, तो उसी से न्यू वैल्यू हमको निकलेगा, जो मैं जो बताता वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था वही निकल गया। देखिए न्यू इक्वल टू Kbt डिवाइडेड बाई एच, वही ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारा निकला इसी रेट पे ही वो क्या होगा कि बैरियर क्रॉस करेगा। मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कि अगर ये रिएक्शन यहाँ पर होता है, अगर ये रिएक्टेंट से स्टार्ट हुआ तो ये जो बैरियर में पहुंचने के बाद इसी रेट पे वो क्रॉस करेगा प्रोडक्ट को, मतलब ये जो न्यू इसी रेट पे वो क्रॉस करेगा, मतलब जो K2 हम इसी से पता कर सकते हैं, न्यू से पता कर सकते हैं। मेरे बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि मैं लिख दिया हूँ कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज द रेट एट व्हिच एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में AC लिखा हुआ हूँ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रॉस द एनर्जी बैरियर। चलिए उसका नेक्स्ट स्टेप थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि देखिए मैं इस रिएक्शन को दूसरा बार लिख दिया हूँ कि A प्लस बी आपको देगा क्या, AB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये फिर आपको प्रोडक्ट देगा।
तो मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसका प्रोडक्ट का रेट निकालने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए प्रोडक्ट का रेट जब निकालूंगा तो dp बाई dt होगा, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ, इक्वल टू होगा K2, और इसके लिए ये रिएक्टेंट है तो मैं इसका ही कंसंट्रेशन लिखूंगा, AB हैश लिखूंगा उसका कंसंट्रेशन, और यहाँ पर एक फैक्टर में मल्टीप्लाई किया हूँ, इस फैक्टर को कापा बोलते हैं, और ये है उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मतलब ये क्या देता है, इसको क्यों मल्टीप्लाई हम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमको पता नहीं है इसमें कितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट जाकर बनता है, तो इसके लिए हमको जितना मॉलिक्यूल बनता है उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी टर्म यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट जितना मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके प्रोडक्ट बनेगा उसका एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। तो अभी हम इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर को ओमिट करेंगे, आगे भी जाकर ओमिट करेंगे, तो चलिए उसको अभी लेके चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। कापा के बी, देखिए मैं आपको बताया था जो न्यू पिछले पार्ट में, तो न्यू जो वहां से हमारा निकला, क्या निकला था, न्यू इक्वल टू के बी टी डिवाइडेड बाई एच निकला था, और इसको मैं बोला था इस फ्रीक्वेंसी में ही प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका मतलब ये ही रेट हुआ, तो K2 के बदले मैं इसको डाल सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो K2 के बदले इसको मैं डाल सकता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB टू दी AB हैश हो जाएगा, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, उसका कंसंट्रेशन। अभी मैं क्या करूंगा, इसी के बदले जो AB हैश है उसके बदले एक एक्सप्रेशन में पुट करना चाहता हूं, क्योंकि इसका ही टर्म में हमको आना होगा, ए और बी का टर्म में। देखिए ए और बी का टर्म में हमको पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पता होगा कि अगर ए बी दोनों रिएक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि हैश इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ से आपको एवी हैश का कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से, या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के हैश इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, क्योंकि ए बी हैश के बदले ये मिल गया आपको, तो dp बाई dt इक्वल टू कापा के बी टी डिवाइडेड बाई एच इंटू के हैश ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखिए ये थोड़ा आपको अलग लग सकता है, मगर प्रैक्टिस करने से आपको आसान हो जाएगा। देखिए ये कभी कभी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। और चलिए उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अभी क्या करते हैं, हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया, यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कापा को 1 मान लेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 मतलब जितना यहाँ पर है, जितना ट्रांजिशन स्टेट में कंसंट्रेशन मौजूद है और सब प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए ये वाला आपको मिल गया, ए वाला एक्सप्रेशन। अभी क्या करते हैं कि K2 इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखा हूँ KBT डिवाइडेड बाई H इंटू के एस। ये कैसे आया, देखिए इसका अगर मैं कंसंट्रेशन लिखता हूँ dp बाई dt, इसका रेट लिखता हूँ, तो ये क्या हमको देगा, मतलब इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है, तो इसको अगर ये नहीं है तो इसका मैं अगर लिखता हूँ ये क्या देगा, K2, ये देगा ना आपको dp प्रोडक्ट का K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये देगा। अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता तो अगर प्रोडक्ट का हम रेट निकालते तो ये वाला हमको एक्सप्रेशन मिलता। तो प्रोडक्ट का अगर रेट लिखेंगे तो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, तो ये दोनों रिएक्शन को अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा K2 इक्वल टू इतना होगा, K2 इक्वल टू इतना होगा।
और ये कापा को आप जीरो मान, अगर 1 मान लेते हैं, जीरो नहीं मानिएगा 1 मानिएगा, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KBT डिवाइडेड बाई H इंटू KS हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स डालेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स जब डालेंगे तभी इरविंग इक्वेशन निकलेगा। देखिए मैं कैसे थर्मोडायनेमिक्स डालता हूं। आपको ये क्या, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूं गिब्स एनर्जी का फॉर्म है। वो वाला एक्सप्रेशन क्या है, डेल जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के, ये वाला एक्सप्रेशन है, इसका रिलेशन है, आप पढ़े होंगे पहले से। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर उसी के फॉर्म में डालता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ डेल जी जीरो हैज कॉल्ड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्योंकि डेल जी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी और ये एक्टिवेशन के लिए यूटिलाइज हो रहा है, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलेंगे। तो डेल जी जीरो हैज इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस आर टी लॉन के हैज हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो डेल जी का वैल्यू हम क्या जानते हैं, डेल जी इक्वल टू डेल जी हैज माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि आप जानते हैं डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ये जाने हैं। तो इसी को तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और डेल एच के जगह मैं डेल एच जीरो हैश लगाया हूँ, और इसको बोलते हैं, इसका वैसे ही इसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। चलिए ये दोनों आप समझ गए। अभी ये दोनों रिएक्शन को आप कंपैरिजन अगर करेंगे तो आपको ये दोनों पार्ट अगर सेम है तो ये दोनों पार्ट सेम हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, डेल एच जीरो हैश माइनस टी डेल एच जीरो हैश इक्वल टू होगा माइनस आर टी लॉन के हैश। ये सिंपल, मैं ये दोनों को कंपैरिजन किया हूं और कुछ नहीं। और कंपैरिजन करने से देखिए लॉन के यहाँ पे क्या होगा, लॉन के इक्वल टू आर टी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मैं वही लिखा हूं यहाँ पे। और उसी से अगर के निकलेगा, लॉन के निकलना चाहे तो यहाँ पर अगर लॉन है इधर जाएगा तो ई हो जाएगा, तो वहीं पर मैं लिख दिया हूँ ई टू द पावर का फॉर्म में। और इसी के का एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे आप डाल देते हैं, यहाँ पे अगर आप डाल देंगे, देखिए डालने से क्या होता है, अगर आप पे डाल देंगे तो आपको इरविन इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपको इरविन इक्वेशन मिल जाएगा। के है इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, तो आपका रिएक्शन बन जाएगा ये हैज डिवाइडेड बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस डेल एच जीरो हैज डिवाइडेड बाई आर टी। यही है आपका इरविन इक्वेशन। चलिए थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, उसको प्रैक्टिस करिए। जो भी कोई भी स्टेप में डाउट हुए तो कमेंट में बताइए, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टू मी। बाय बाय।